आई एम संतोष। वेलकम टू आई एस सूत्रा। दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल कोट है बहुत ही शानदार है। इसमें बोला गया है, नेवर अंडर एस्टिमेट योर पावर टू चेंज योर सेल्फ। मतलब आपके अंदर पूरी क्षमता है कि आप जब चाहें तब अपने आप को बदल लें। अगर आप पढ़ाई में अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी आप किसी ऐसे दुविधा में हैं कि आप पढ़ाई स्टार्ट करें या ना करें, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, एसएससी की प्रिपरेशन करें या फिर एमटीएस की प्रिपरेशन करें, इन सारी सुविधा जो दुविधाएं हैं, इसमें अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको सबसे पहले अपना गोल सेट करें कि लेट से कि आपको यूपीएससी क्रैक करना है, आपको एसएससी क्रैक करना है, जो भी क्रैक करना है एग्ज़ाम, उसके लिए एक अपना सिलेबस बनाएं। सिलेबस बनाने के बाद उसके हिसाब से उसके प्रीवियस ईयर और ये सारी चीज़ें देखें। उसके बाद अपनी एक स्ट्रैटेजी सेट करें और फिर पढ़ाई करें। क्योंकि आप देखेंगे जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा अपना एक गोल बना के चलते हैं, तभी वो उस लेवल पे पहुंच पाते हैं। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। आप बिल्कुल, आप कोई भी सोचिए कि कोई माँ के पेट से नहीं सीख के आता है, वो सब आके यहीं सीखते हैं। जब कोई भी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, डे वन से वो ये नहीं उसके अंदर आंसर राइटिंग की काबिलियत आ जाती है या फिर वो हर क्वेश्चन सही करने लगता है। वो धीरे धीरे, इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। वो एनसीईआरटी उठाता है, एनसीईआरटी पढ़ता है, उसके बाद टेक्स्ट बुक पढ़ता है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे अपग्रेड करता है। यही चीज़ बोली गई है कि आप जो कुछ सोच सकते हैं वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें और आपके अंदर पूरी वो क्षमता है कि आप अपने आप को चेंज कर सकें। कैसे भी आप क्यों ना हो, आपने यूनिवर्सिटी में टॉप किया नहीं किया, आप स्कूल में कैसे भी रहे हो पढ़ाई में, लेकिन अगर अभी से आपने ये अपना गोल सेट कर दिया कि आपको यूपीएससी ही क्रैक करना है, तो कोई आपको कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती ये काम करने से। दोस्तों, सबसे पहले ले लेते हैं कोरोना अपडेट। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ 22 लाख, सॉरी 1 करोड़ 2 लाख 29 हज़ार 566 केस पूरे वर्ल्ड में निकल के आ चुके हैं और लगभग 55 लाख 46 हज़ार केस जो है पूरी तरीके लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। 50 लगभग 5 लाख ये आप केस देखेंगे, यहाँ पे लगभग ये लोग डेथ हो गई है इनकी और ये अब इस दुनिया में नहीं है। अगर टॉप पे देखें तो यूएसए अपनी जगह बनाए हुए है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया चौथे नंबर पे बना हुआ है लगभग 5,49,000 केसेस के साथ, और जल्दी ही ये रशिया को ओवरटेक कर लेगा। अगर आप देखें इंडिया में तो लगभग जो 5,49,000 केसेस हैं उनमें से जो रिकवर्ड केसेस हैं वो हैं 3,21,000, और जो एक्टिव अभी करंट केसेस हैं वो हैं 2,10,880। तो जो डिसीज मतलब जो लोग अब इस दुनिया में इंडिया में नहीं रहे हैं वो हैं 16,487 लोग अब कोविड 19 की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे टॉप पे अभी भी महाराष्ट्र बना हुआ है, फिर फॉलोड बाय दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो ये आप याद रख सकते हैं, क्योंकि जिस रेट पे हमारे अभी आपने देखा कि लगभग 16,000 पेशेंट्स कल निकल के आए, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली बात है। क्योंकि ना हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी सही से चल पा रही है अभी, ना आप देखें जो हमारी हेल्थ सर्विसेज हैं उसमें रोज़ नए नए चीज़ें करी जा रही हैं, नए बेड्स बनाए, नए हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, नए 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 तरीके के वेंटिलेटर और नई नई टेक्नोलॉजी ईजाद करी जा रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं हम इससे टैकल करने पे कोविड 19 को टैकल करने में हेल्प मिले हमें। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे श्रीलंका और चाइना का रिलेशन पे बात की जा रही है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जो श्रीलंका के ये महिंद्रा राजपक्षे और शी जिनपिंग जो हैं, ये फिर से जो श्रीलंका है वो वापस चाइना से अपना रिलेशन रिज्यूम कर रहा है। अभी तक जो श्रीलंका और चाइना के बीच में टेंशन थी हम्बन टोटा पोर्ट की वजह से, वो सारी टेंशन भूल के अब श्रीलंका फिर से चाइना की तरफ मुड़ा है, क्योंकि श्रीलंका का जो फॉरेन डेप्ट है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है और ये अब पहुंच गया है 55 बिलियन के आसपास, जिसकी वजह से अब उसका जो अगर देखें ये 55 बिलियन जो है ये उसकी जीडीपी का 80%, मतलब 80% जो श्रीलंका की जीडीपी है वो लोन पे है। तो ये एक बहुत ही एडवर्स साइट है श्रीलंका के लिए। चाइना और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो लगभग 14% ड्यू है श्रीलंका के ऊपर। जापान लगभग 12% ड्यू है।
श्रीलंका के ऊपर, वर्ल्ड बैंक का लगभग 11% ड्यू है श्रीलंका के ऊपर, इंडिया का लगभग 2% ड्यू है श्रीलंका के ऊपर। तो ये सारे जो हैं एक एडिशनल बर्डन बनाते जा रहे हैं श्रीलंका के ऊपर, जिस वजह से अब जो कोलंबो में सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। इसी की वजह से जो जापान की कंपनी है JICA, जिसने अब होल्ड लगा दिया है श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि एक रेल ट्रांजिट सिस्टम था, उसमें उस प्रोजेक्ट पे रोक लगा दी गई है। अब जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है मिस्टर राजपक्षे, वो शी जिनपिंग से मुलाकात करके अब उन्होंने जो है ये एडिशनल अब उनको 500 मिलियन लोन मिलने वाला है बीजिंग की तरफ से, जो कि एक उनकी हेल्प होगी इससे। लेकिन फिर से वही बात कि जो चाइना की इसमें डेप्ट ट्रैप पॉलिसी है, इसमें क्या श्रीलंका फंसता हुआ जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिर जरा सा ये मैप देख लेते हैं दोस्तों। ये है चाइना, ये है श्रीलंका, और जो चाइना और श्रीलंका के बीच का जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे नहीं रहा है। लेकिन अभी जब से आप देख रहे हैं, जब श्रीलंका वापस एक ज़्यादा लोन जो होने की वजह से ज़्यादा श्रीलंका डिपेंडेंसी जो है चाइना के लिए चाइना पे फिर से बढ़ गई है, और इसी वजह से जो चाइना का डेप्ट ट्रैप है वो फिर से कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि चाइना कंटिन्यूसली जो इंडियन ओशन के अराउंड कंट्रीज़ हैं उनमें अपनी एक पोर्ट्स बनाने की नीति पे काम कर रहा है, और जिससे कि वो इंडिया को काउंटर कर सके टाइम पे जब उसे ज़रूरत हो। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इसमें आप देख सकते हैं जो चाइना की जो वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव है, इसमें जो है चाइना ये लैंड के थ्रू यूरोप और उसके बाद पूरा कनेक्ट करने की बात कर रहा है अफ्रीका को, और फिर लैंड रूट से जो है वो इसको सारा आसियान कंट्रीज़ को होते हुए कोलंबो, कीनिया और फिर पूरा इंडिया को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें चाइना जो है आप अक्सर देखते होंगे कि जो डेब्ट ट्रैप चाइना का है वो बहुत ही घातक सिद्ध होता है, क्योंकि चाइना एक बार जब किसी को पैसा दे देता है तो वो जिस भी कंट्री को पैसा देता है तो वो लोन जल्दी चुकाने में सक्षम नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका फिर यही इनिशिएटिव रहता है चाइना के कि वो कैसे इस लोन के थ्रू वो अपनी जो है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके और उस देश को और दबा सके। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है साउथ चाइना जो राइट्स हैं उससे रिलेटेड। यहाँ पे जो वियतनाम के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला है कि जो 1982 के UN ओशियन ट्रीटी है उसको फिर से रिज्यूम करी जाए, जिससे कि जो सोवरेन राइट्स हैं साउथ चाइना सी पे आसियान कंट्रीज़ की उनको रिज्यूम करी जा सके। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन रिमार्क है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना का जो साउथ चाइना सी पे वो आधिपत्य है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ जा रहा है। अभी आपने देखा होगा जापान के साथ चाइना के सेनाकू आइलैंड में इश्यूज़ रहे, उसी के बाद इंडिया के साथ जो गालवान में डिस्प्यूट हुआ वो, उसके बाद हर जगह चाइना का इन्वॉल्वमेंट है, हर सबकी सोवरेनिटी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता हुआ नज़र आ रहा है। इसी वजह से जो आसियान नेशन है उन्होंने भी इसके लिए कदम उठाने की बात करी है। आसियान की अगर हम बात करें तो आसियान जो है 10 मेंबर कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, ब्रुनोई जैसे देश आते हैं। और ये इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ भी हैं, क्योंकि हमारा अब बहुत ह्यूज ट्रेड इनके साथ चलता है। अगर हम देखें आसियान, तो आसियान का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 8 अगस्त 1967 को देखने को आया बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू थाईलैंड के अंदर। आसियान डिक्लेरेशन जो है वो उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड जैसे देश हैं। ब्रुनोई को 1984 में, वियतनाम को 1995 में, लाओस म्यांमार को 1997 में और कंबोडिया को 1999 में जोड़ा गया था, जो कि आप याद रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है कोविड-19 में ट्रिगर टाइप 1 डायबिटीज़, मतलब जो जिनके भी कोविड-19 एक बार कोरोना पॉजिटिव जो निकल आ रहे हैं उनको जो डायबिटीज़ टाइप 1 है वो कहीं ना कहीं उनका वो ट्रिगर होते हुए नज़र आएगा, ऐसा इस न्यूज़ में बोला जा रहा है। जो पेशेंट्स टिपिकली टाइप 1 डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनका जो इम्यून सिस्टम है
वो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हो जाता है, और उसकी वजह से जो उनकी बीटा सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और वो इम्यून सिस्टम उनका उस तरीके से नहीं लड़ पाता है कोरोना वायरस के साथ, जैसे कि एक नॉर्मल एक हेल्दी बॉडी का इम्यून सिस्टम लड़ता है। कोरोना जो इसमें टाइप 1 जो डायबिटीज़ है, इसमें बेसिकली जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है पैनक्रियास के अंदर, आप ये याद रख सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ में अक्सर एक ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि डायबिटीज़ में कौन सा बॉडी का पार्ट सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो वो है पैनक्रियास, और इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ होता है। लेकिन जब आप देखेंगे, जब यहाँ पे बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो जो अमाउंट ऑफ इंसुलिन है वो कम प्रोड्यूस होता है, जो कि मैंने आपको भी बताया, और इसकी वजह से जो बॉडी की जो शुगर है, ब्लड शुगर, वो कंट्रोल में नहीं आती है, इसी वजह से डायबिटीज़ हो जाता है। 2002 में जो सार्स कोरोना वायरस हुआ था, उसमें भी ऐसे ही जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स देखे गए थे, और 2002 में जो सार्स कोरोना वायरस हुआ, वो उसमें भी यही सारी चीज़ें देखने को मिली, बताया जा रहा है। और जो इंडिया का अभी आप देखेंगे, जो टीबी का जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो इंडिया ने अब बात करी है कि जो टीबी को 2025 तक एलिमिनेट कर दिया जाएगा, तो ये एक अच्छी स्टेप है, क्योंकि जो भी पेशेंट्स हैं जिनको टीबी है, कैंसर है, एड्स है, और जो भी किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे जो वल्नरेबल पेशेंट्स हैं जिनकी बॉडी में पहले से कुछ समस्या है, इनका क्योंकि इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, इस वजह से इनकी बॉडी में कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है, और ये ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं कोरोना वायरस की मोर्टेलिटी रेट में जाने के लिए। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है ऑफिशियल लोगो ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसे लॉन्च किया गया जिससे कि जो गोल्डन जुबली सेरेमिनेशन कमेमोरेशन ईयर सेलिब्रेट किया जा सके। इसे इस्टेब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इस्टेब्लिश किया गया था 1971 के अंदर, 3 में। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये जो है इसे गोल्डन जुबली जो है इसकी मनाई जा रही है। इसे 3 मई 2020 के आसपास से जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, और 2021 2 मई 2021 तक इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। एक्टिविटीज़ जैसे कि लेक्चर सीरीज़, जो पब्लिकेशंस हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, विकीपीडिया के पेजेस हैं, सर्वे ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें जो हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट में डाली जाती हैं, जिससे कि लोग अपडेट रह सके साइंस के जो भी लेटेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो है संकल्प पर्व सेलिब्रेट किया जा रहा है। अभी प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे देश के, श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से के साथ एक कोऑर्डिनेशन करके संकल्प पर्व सेलिब्रेट करने की बात करी गई। इसमें जो है ट्रीज़ प्लांट करे जाएंगे 28 जून से 12 जुलाई के बीच में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि लगभग 5 ट्रीज़ कम से कम कोई भी ऑफिस में जो बंदा काम कर रहा है वो उसको प्लांट करे, जिससे कि जो क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट है वो कंट्री में मेंटेन किया जा सके, क्योंकि ये करने से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी सेफ़ रहेगा, और जो एयर पोल्यूशन है वो कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री जो है उसने सेलिब्रेट किया है इसे, और जो इसके सबॉर्डिनेट ऑफिसेज हैं जैसे एकेडमीज़, अटैच्ड इंस्टीट्यूशंस, एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन, ये भी अपना ट्रीज़ प्लांट करेंगे अपने कैंपस के अंदर, जो भी सराउंडिंग्स में पॉसिबल होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो रेकमेंड करता है लगभग 5 ट्रीज़ जो कि हर्बल हेरिटेज के तौर पे देखे जाते हैं, वो है बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल के पेड़। ये आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रीलिम्स फोकस फैक्ट्स ये हैं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनते हुए मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 49th NPC की मीट देखने को मिली, यानी कि मीटिंग ऑफ नेशनल प्रोडक्टिविटी। इसको जो है हेल्ड किया गया, जो मिनिस्टर जो है जो इसके कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पीयूष गोयल जी के द्वारा। NPC जो है एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के तहत DPIIT के तहत काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है। NPC जो है एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रमोट करती है प्रोडक्टिविटी ऑफ कल्चर इन इंडिया, इस्टेब्लिश्ड
इन इंडिया, और इसे इस्टेब्लिश किया गया 1958 के अंदर। और ये एक ऑटोनॉमस मल्टी पैट्रियट एनपीओ, जिसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसे रजिस्टर कराया गया सोसाइटीज़ अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 21/1860 के अंदर। एनपीसी जो है, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है एक टोक्यो बेस्ड एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन एपीओ जिसे बोलते हैं, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ये, जिसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर भी है, जो कि आप याद रख सकते हैं। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड करने की बात की जा रही है, क्योंकि अभी जो आपने देखा जो सोसाइटीज़ जो कोऑपरेटिव जो बैंक्स थी, उनको अभी आरबीआई के परव्यू में ले आया गया है। तो अब आरबीआई का इसमें जो मॉनिटरिंग देखने को मिलेगा, उसी के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। तो अगर आप देखेंगे, अभी हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें जो बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 को जो है अप्रूवल दे दिया है। और इस ऑर्डिनेंस में जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया गया, जो कि 1949 का है, जो कि अब कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी एप्लीकेबल होगा। तो इसे जो है बेसिकली डिपॉजिटर्स और जो इसके जो इसमें जो भी इसके जिनके अकाउंट होंगे, उससे उन्हें हेल्प मिलेगी इससे, क्योंकि अब जो आरबीआई है इन बैंकों को कहीं ना कहीं मॉनिटर करेगी, और जो भी पॉलिसीज़ हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए वो लेके आएगी। अमेंडमेंट्स जो हैं वो पहले इसमें नहीं आते थे। वो जो आप देखेंगे जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, वो पहले उसके अंदर जो कोऑपरेटिव बैंक्स थे वो नहीं आते थे, जो कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये आप याद रख सकते हैं, जो इसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अंडर स्टेट कोऑपरेटिव लॉज जो हैं ये अप्लाई नहीं होंगे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंडर, जो कि प्राइमरी ऑब्जेक्ट हैं प्रिंसिपल बिजनेस और लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। जो ऑर्डिनेंस है बेसिकली सेक्शन 45 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड करता है, जिससे कि जो स्कीम है इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जा सके ऑफ बैंकिंग कंपनी फॉर प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक डिपॉजिटर्स। पब्लिक डिपॉजिटर्स जो हैं उनकी पैसे की कहीं ना कहीं सेफ्टी के लिए ये काम किया जा रहा है। बैंकिंग जो सिस्टम है वो बेसिकली काम करता है जो प्रॉपर मैनेजमेंट के हिसाब से, और विदा इसमें कोई ऐसी अब स्थिति देखने को नहीं मिलेगी जिसमें आप देखेंगे कि अक्सर आप देखते होंगे जो कोऑपरेटिव बैंक्स में पैसा जमा होता है। अभी आपने देखा पीएमसी बैंक घोटाला हुआ, और काफ़ी बैंकों में घोटाले होते हैं। तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले होते हैं, अब आने वाले समय में आरबीआई अगर इसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग करेगा तो ये सारे जो घोटाले हैं ये कम हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं आगे चल के इससे जो लोग हैं जिनका खाते में पैसा जमा है कोऑपरेटिव बैंक्स के, उनको इससे हेल्प मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे जो इंडिया नेपाल के जो रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस का ये टॉपिक है GS2 का, उस पर बात की जा रही है। अभी जब हमारे देश ने देश की जो बीआरओ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये लिंक रोड जो है बनाया है मानसरोवर यात्रा के लिए, जिससे कि जो इंडिया और नेपाल के बायलेटरल रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं अब एक लो स्टेट में जा रहे हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये कनेक्टिविटी जो है धारचूला और लिपू लेक चाइना बॉर्डर के बीच में बनाई है, जो कि एक कैलाश मानसरोवर यात्रा का रूट भी है, जो कि आप याद रख सकते हैं। बेसिकली जो इशू है कि अब नेपाल ने क्या है कि लिपू लेक, काला पानी और जो लिम्पिया धुरिया है, इन तीनों जगहों को अब अपने जो बॉर्डर, अपने जो मैप के अंदर दिखाया है, अपने जो नेपाल का मैप है उसके अंदर अब ये दिखाया गया, जो कि अब इसकी वजह से एक नया इशू क्रिएट हो गया है नेपाल के साथ हमारा। और ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारा नेपाल का जो रिलेशन था वो बहुत ही अभी तक अच्छे चल रहे थे रिलेशन, और पुराने हमारे जो हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं वो भी अच्छे रहे हैं। तो अगर हम देखें जो इसमें नेपाल का ऑब्जेक्शन, तो एज़ पर सगौली ट्रीटी के हिसाब से जो 1816 में देखने को मिली थी, उसके हिसाब से जो काली रिवर है, ये जो मान लीजिए ये काली रिवर है, तो जो इसके ईस्ट का साइड है, ये सारी टेरिटरीज़ नेपाल की होंगी, और जो वेस्ट साइड है
वो टेरिटरीज़ जो हैं वो इंडिया की होंगी। तो यही चीज़ इसमें बताई जा रही है कि जो टेरिटरीज़ हैं ईस्ट ऑफ काली महाकाली रिवर इंक्लूडिंग लिम्पिया धुरिया काला पानी लिपू लेक बिलोंग टू नेपाल। लेकिन अब आप देखेंगे कि नेपाल ने अपोज किया है इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि अब जो हमारी बॉर्डर रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जो रोड बनाई जा रही है वो नेपाल क्लेम कर रहा है कि वो उसकी टेरिटरी के अंदर बनाई जा रही है। नेपाल ने ऐसा ही एक कंसर्न, एक डिसएग्रीमेंट दिखाया था 2015 के अंदर, जब इंडिया और चाइना ने एक अग्रीमेंट किया था लिपू लेक पास के लिए, जिसमें कि बायलेटरल ट्रेड रूट बनाने की बात की जा रही थी बिना नेपाल की परमिशन लिए। तो वहाँ पे भी ये कहीं ना कहीं एक काला पानी का इशू आपने सुना होगा, वो देखने को मिला था। अब अगर हम देखें कि जो इंडिया का स्टैंड है इस पे, इंडिया जो है हमेशा से बोलता आया है कि जो उसका ये नया रोड है वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर उत्तराखंड में आता है और कम्प्लीटली उसी की टेरिटरी के अंदर है। जो ये रोड है जो प्री एग्जिस्टिंग रूट है, जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए के द्वारा अक्सर यूज़ किया जाता रहा है। इंडिया और नेपाल के बीच में जो मैकेनिज़्म है जिससे कि बाउंड्री मैटर्स को डील किया जाए, और जो बाउंड्री डिलिनिएशन एक्सरसाइज है वो नेपाल के अंदर चल रही है। इंडिया जो है कमिटेड है ये सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, और जो बाउंड्री इश्यूज़ हैं इनको रिजॉल्व करेगा डिप्लोमेटिक डायलॉग और प्रॉपर फ्रेंडली बायलेटरल रिलेशंस के थ्रू, जो कि इंडिया का एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक स्टेप है। लेकिन चाइना के इन्फ्लुएंस में कहीं ना कहीं नेपाल जो है वो अब ये सारी चीज़ें समझ नहीं रहा है, समझ के भी नहीं समझना चाह रहा आप बोल सकते हैं, क्योंकि इस समय नेपाल जो है, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, और जो ये इंडिया के जितने भी ये दोनों नेबर्स हैं, क्लोज अलाइज हैं, इनको कहीं ना कहीं चाइना अपनी अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू इन्फ्लुएंस कर रहा है और इंडिया के खिलाफ भड़का रहा है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अगर हम देखें इंडिया और नेपाल के कल्चरल रिलेशंस की कुछ बात करें तो हमारे और जो नेपाल हैं उनके बीच सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और दूसरे सिविलाइजेशन लिंक्स हैं वो काफ़ी पुराने के रहे हैं। लगभग 3 मिलियन आप बोल सकते हैं, जिसे बोलते हैं 30 लाख लोग नेपाल के जो हैं वो इंडिया में रह रहे हैं, और बहुत लाखों लोग इंडिया के नेपाल के अंदर रह रहे हैं। गोरखा राइफल्स जो है इंडिया के अंदर, वो उसे आप इनकम्प्लीट बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें जो नेपाली लोग हैं वो उनका सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। जो बीपी कोइराला और दूसरे बहुत ही हाई लेवल डिग्निटरीज़ हैं, ये सारे लोग जो हैं इंडिया के इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो ये लेवल रहा है हमारा और नेपाल के रिलेशन का। हम लोगों ने एक साथ एक दूसरे के फ्रीडम के लिए लड़ाई करी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि हमारे और जो नेपाल के बीच के जो टाइज़ हैं वो हमेशा से अच्छे रहे हैं, ओपन बॉर्डर्स हम शेयर करते हैं, और जो एक दूसरे की सोवरेनिटी है उसको कभी भी हर्ट नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कल्चरल टाइज़ की। अगर हम देखें ट्रीटीज़ और अग्रीमेंट्स के, तो जो नेपाल की मोनार्की, मतलब जब वहाँ पे नेपाल में राजा का रूल हुआ करता था, उस समय जो लिपू लेक, काला पानी, लिम्पिया धुरिया, ये सारी जो टेरिटरीज़ हैं इनमें कभी भी नेपाल के द्वारा क्लेम नहीं किया गया राजाओं के द्वारा। लेकिन अब जब से नेपाल ने में के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आ गई है 1990 से, तब से नेपाल जो है अक्सर ऐसे क्लेम्स करता आ रहा है। आर्टिकल 8 अगर हम देखें इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी 1950 का, तो वो पहले की सारी प्रीवियस ट्रीटीज़, अग्रीमेंट्स और इस्टेब्लिशमेंट को कैंसिल करता है, और ये जो है बोलता है कि जो इंडिया और ये जो ट्रीटी हुई थी पहले वाली इंडिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, नेपाल गवर्नमेंट के बीच में हुई थी, और ये ट्रीटी जो है अब नहीं डिफ़ाइन करती है इंडिया नेपाल बाउंड्री को। तो अगर इंडिया और नेपाल की जो बाउंड्री है उसे डिफ़ाइन करनी है तो वो 1816 की ट्रीटी ऑफ सगौली थी, और जो 1960 में अग्रीमेंट हुआ इंडिया और नेपाल के बीच में, जिसमें फोर्ट तराई डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं वो उनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला। ट्रीटी ऑफ सगौली में बोला गया कि जो महाकाली रिवर है उसका जो ईस्ट का जो पार्ट होगा वो नेपाल की टेरिटरी में आएगा, और वेस्ट का जो पार्ट होगा वो इंडिया की टेरिटरी में आएगा। लेकिन डिस्प्यूट है जो काली रिवर का ओरिजिन है वहाँ का, क्योंकि नेपाल बोलता है कि इसका ओरिजिन ऊपर है, लेकिन इंडिया कहता है कि इसका ओरिजिन नीचे है। अगर ये ओरिजिन ऊपर होगा तो
इंडिया का क्लेम जो है वो सही होगा, अगर इसका जो क्लेम नीचे है तो वो इंडिया का जो क्लेम है वो गलत हो जाता है। जो नेपाल का क्लेम रहा है वो हमेशा से बोलता है कि वो उसका जो काली रिवर का ओरिजिन है वो हायर रीचेस में है, और इसी वजह से जो काला पानी और लिपू लेक है वो उसकी टेरिटरी में आता है। जो बाउंड्री कमेटी कंस्टिट्यूट की गई थी 2000 के अंदर, उसे फाइनली रिजॉल्व नहीं किया जा सका, और ये कंटिन्यूसली ऐसे कई बाउंड्री जो टॉक्स हुई वो कंटिन्यू फेलियर उसमें देखने को मिला। अगर हम देखें वे फॉरवर्ड, तो आगे आने वाले टाइम में हमें अपने जो कैटास्ट्रॉफिक डेमोग्राफिक बाउंड्री इश्यूज़ हैं वो हमें रिन्यू करने की ज़रूरत है। अच्छे से हम लोग एक दूसरे से बैठ के बात करें बिना किसी के इन्फ्लुएंस में। दोनों कंट्रीज़ को चाहिए कि वो एक प्रॉपर जो एक प्रॉपर ब्रिक ब्रदर एटीट्यूड जो अक्सर दिखाती आई हैं वो सब ना दिखाएं। इंडिया और नेपाल को एक टेबल में बैठ के बिना किसी मतलब आप बोल सकते हैं बिना किसी एटीट्यूड के, ना इंडिया के अंदर हो ना नेपाल के अंदर हो, दोनों एक इक्वली अपनी बात रखें और फिर इस मैटर को बहुत ही डेलिकेटली रिजॉल्व करें। क्योंकि हमारे जो दुश्मन हैं चाइना, पाकिस्तान, ये सारे बस लगे हुए हैं इंडिया और दूसरे देशों को लड़ाने में और इसका फ़ायदा उठाने में। तो हमें चाहिए इस सारे टाइम में हमें अपना जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं बॉर्डर नेबर्स के साथ, उनके साथ अच्छे मेंटेन करने के लिए एक कायदे के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने चाहिए। कैटास्ट्रॉफिक जो डायलॉग है उन्हें प्रॉपरली रिजॉल्व करना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जो डिप्लोमेटिक डायलॉग है इसे जल्दी से जल्दी इंडिया और नेपाल को रिज्यूम करना चाहिए। अभी देखेंगे आप कि ये इतना सारा इशू हो गया, लेकिन इंडियन और नेपाल गवर्नमेंट के बीच में अभी कोई भी बायलेटरल टॉक्स नहीं देखने को मिली। तो ये सारी, क्योंकि आपने देखा होगा अगर दो लोग के बीच में लड़ाई होती है और लड़ाई होने के बाद अगर वो एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, जहाँ पे डिफरेंसेस आ जाते हैं, जब ऐसा टाइम आ जाता है कि वो एक दूसरे का मतलब चेहरा भी देखना गवारा ना समझे, तो वो वहाँ से रिलेशन ख़राब होने लगते हैं। इसलिए चाहिए कि बात ज़रूर होनी चाहिए हमारे और नेपाल के, जो हाई लेवल टॉक्स होनी चाहिए जिससे कि ये सारा जो इशू है जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जा सके। और जो साउथ एशिया के अंदर एक सब रीजनल कोऑपरेशन है उसे कहीं ना कहीं फिर से रिज्यूम किया जा सके। क्योंकि हमारा और नेपाल का अगर रिलेशन अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं हमें जो चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने में एक अपर हैंड मिलेगा। क्योंकि हमारे जितने भी क्लोज अलाइज जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया और अफ़गानिस्तान हो गया, ये सारे जो हमारे क्लोज अलाइज हैं इनके अगर इनका सपोर्ट रहेगा तो हम कहीं ना कहीं काउंटर करने में हमें हेल्प मिलेगी। तो यही था इस एडिटोरियल में। चलता हूँ अगले में। यहाँ पे दोस्तों टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जा रही है, जो कि एक GS3 का टॉपिक है। अभी पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की भी आप देखेंगे तो FATF ने जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा है, और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस बार पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, लेकिन नहीं डाला गया। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न अगर मैं आपको बताऊं तो वो है जो FATF के जो चीफ़ हैं वो इस समय चाइनीज़ हैं, और चाइना का पाकिस्तान के ऊपर हमेशा एक हाथ रहता है उसके सर पे, जिससे कि चाइना हमेशा से FATF के जो टैरिफ्स हैं उन सब से बचता चला आ रहा है। अगर आप देखें FATF, तो FATF जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सेटअप किया गया था 1989 के अंदर। इसका ये जो है G7 के इनिशिएटिव से देखने को मिली थी। इसका बेसिकली काम है जो पॉलिसीज़ बनाना जिससे कि कॉम्बैट किया जा सके मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ों को। 2001 में इसमें टेररिस्ट फाइनेंसिंग को इंक्लूड किया गया। ये वही समय था जब अमेरिका के अंदर जो प्लेन अटैक हुआ था जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर से पूरा का पूरा प्लेन पार करा दिया गया था। और इन सारी चीज़ों में कहाँ से पैसा, इतनी बड़ी ह्यूज फंडिंग देखने को मिली, तो उसी फंडिंग को कहीं ना कहीं कर्ब करने के लिए ही ये काम टेररिज्म फाइनेंसिंग को इंक्लूड किया गया था। बेसिकली इसका काम है मॉनिटर करना उस प्रोग्रेस को जो कि FATF के रिकमेंडेशंस के द्वारा और म्यूचुअल इवैल्यूएशंस के द्वारा मेंबर कंट्रीज़ करते हैं।
अगर आप देखेंगे जो इसका फॉर्मेशन मैंने आपको बताया 1989 के अंदर, इसका जो पर्पज़ है वो कॉम्बैट करना मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में फ्रांस के अंदर देखने को मिलता है। और इसके 39 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ऑफिशियली इसमें इंग्लिश और फ्रेंच बोली जाती है। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो चाइनीज़, मैंने कहा आपको था जियांजिंग लियू करके जो प्रेसिडेंट हैं इसके। तो इसी वजह से अगर आप देखें यहाँ पे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर जो ग्लोबल वॉचडॉग ग्रुप है FATF, उसने फिर से नरमी जो बरती है और 3 महीने का जो एक्सटेंशन दे दिया है पाकिस्तान को, जिससे कि वो अपनी जो 27 पॉइंट का जो एक्शन प्लान है उसको कहीं ना कहीं फुलफ़िल कर सके। और ये कहीं ना कहीं आप ये बोला जा रहा है कि इसे बेसिकली पेंडेमिक की वजह से और थोड़ा रियायत दी गई है पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो कि ग्रे लिस्ट में है, जिसका अगर ऑफिशियल आप नाम देखें तो इसे बोलते हैं इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, जो कि जून 2018 में रखा गया था और इसे अक्टूबर 2019 तक अब इसे बढ़ा दिया गया है। तो इसका जो बेसिक काम है काउंटर टेरर फाइनेंसिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। लेकिन इन सब में पाकिस्तान फेल हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान कोई भी अपनी तरफ से स्टेप्स नहीं उठा रहा है जिससे कि टेररिस्ट जो है वहाँ पे उन पे लगाम लगाई जा सके, वहाँ की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है उस पे लगाम लगाई जा सके। कोई भी फाइनेंस जो टेररिज्म फाइनेंस होता है वो उस पर रोक लगाई जा सके। इन सारी चीज़ों में कोई भी पाकिस्तान की तरफ से मतलब स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं। इसका मतलब पाकिस्तान के ऊपर अब जो एक एक्स्ट्रा ईयर जो है जो दिया गया है जिससे कि वो इन डेडलाइंस को मीट कर सके। और पाकिस्तान ने इन 27 में सिर्फ इन 14 पॉइंट्स को कंप्लीट किया है। तो इसी वजह से अब पाकिस्तान को एक और मौका दिया गया है, जो आप बोल सकते हैं 14, 6, 20 और 7, 27, ये कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे जो जिस पे पाकिस्तान अब काम करेगा। लेकिन अगर हम देखें जो रिगरस FATF एक्शन प्लान है उसमें जो है पाकिस्तान जो है वो अक्सर देखने को मिलता है कि वो FATF के जो कमिटमेंट्स हैं उनको फॉलो नहीं करता है और अक्सर बिल्कुल अपनी खुलेआम दादागिरी दिखाता है टेररिस्ट ग्रुप में कोई भी कार्रवाई ना करके। चाहे फिर वो आप देखेंगे कि हाफिज़ सईद हों या फिर कोई लखवी जैसे ये सब बड़े बड़े टेररिस्ट हैं, इन पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है और इनको इनफैक्ट मसीहा तक बताया जाता है वहाँ पे। तो ये सारे ऐसे पाकिस्तान के वहाँ पे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जैसे इमरान खान, वो उनको उन्हीं के दम पे असल में टेररिस्ट जो हैं टेररिस्ट के दम पे पाकिस्तान में सरकार चलती है। अगर हम देखें FATF ब्लैक लिस्ट के बारे में तो इंडिया जो वर्ल्ड में लगभग 2 ही कंट्रीज़ ऐसे हैं जो FATF की ब्लैक लिस्ट में आते हैं, नॉर्थ कोरिया और ईरान। और इस वजह से बहुत ह्यूज सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान और नॉर्थ कोरिया के ऊपर, जिसके चक्कर में हमेशा ये दोनों देश लगे रहते हैं कि कैसे भी करके वो इस ब्लैक लिस्ट से बाहर निकले। क्योंकि ब्लैक लिस्ट को अगर आप इसका ऑफिशियल नेम देखें, इसको बोला जाता है कॉल फॉर एक्शन नेशंस बाय FATF, सॉरी। तो इसका ऑफिशियल नेम ये है कॉल फॉर एक्शन नेशंस बाय FATF। FATF जो है ब्लैक लिस्ट मेंटेन करती है और इसे ग्रे लिस्ट को बोलते हैं अदर मेंशन्ड ज्यूरिसडिक्शंस, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। अगर आप देखेंगे जो ईरान है और ये नॉर्थ कोरिया है, इन पे दोनों पे सैंक्शंस लगे हुए हैं और हमेशा ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं अपने जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और जो न्यूक्लियर आर्म्स हैं इन सारी चीज़ों की वजह से अक्सर न्यूज़ में रहती हैं, सुर्खियों में रहती हैं। US का जो है स्पेशल एक इनके साथ कनेक्शन देखने को मिलता है। आप देखते होंगे नॉर्थ कोरिया के साथ और ये जो ईरान है इनके साथ अक्सर US के डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अक्सर इन पे अपनी तीखी टिप्पणियाँ देते रहते हैं, जो कि आप याद रख सकते हैं। अगर हम देखें जो टेररिस्ट हैं वो जो FATF का जो रिमाइंडर है वो अब कहीं ना कहीं बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैकेनिज़म्स हैं जिससे कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कम किया जा सके उसके लिए काम करने की ज़रूरत है पाकिस्तान के द्वारा। उसके बाद जो हवाला का जो ट्रांजैक्शंस है, हवाला क्या होता है? हवाला जैसे एक देश है इंडिया, दूसरा है दुबई। मान लीजिए किसी को यहाँ पे इंडिया में पैसे की ज़रूरत है 5 करोड़ रुपए की, तो वहाँ दुबई में उस बंदे ने बोला कि अपने एजेंट से बोला, ये थर्ड पार्टी का एजेंट है, इससे बोला कि आप इसको 5 करोड़ रुपए दे दो। अब लेट से कि इंडिया में
किसी को यहाँ पे चाहिए 5 करोड़ रुपए, और उसने इंडिया के अपने एजेंट से बात करी, उसने बोला इस एजेंट से वो इसको 5 करोड़ रुपए दे देगा। तो हवाला जो है इसमें कोई भी बिना बैंक में पैसा डाले, आप बोल सकते हैं एक तरीके से ब्लैक मनी में ही सबसे ज़्यादा इसे यूज़ किया जाता है। जैसे कि इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, और उसके बाद आर्म्स ट्रेड, ये सारी चीज़ों में ये पैसा यूज़ किया जाता है। टेररिस्ट एक्टिविटीज़, लोन वुल्फ अटैक्स, इन सब में इस पैसे को यूज़ किया जा सकता है। तो यूज़ किया जा सकता है, क्या इनफैक्ट किया जाता है, इसी वजह से इस पर लगाम लगाने की बात भी की जा रही है। आप अगर देखेंगे जो इसमें सैंक्शंस जो हैं वो कैश कोरियर्स के ऊपर भी लगाने की जाने की बात करी है, क्योंकि अगर जो आप देखते हैं टेररिस्ट किसी भी तरीके से अपना जो पैसा है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए अलग अलग माध्यम यूज़ करता है, फिर वो हवाला हो या फिर कैश कोरियर्स हो। कैश कोरियर्स मतलब किसी एक बंडल में पैसा रख दिया, उसको कई उसमें लपेट दिया, कुछ बैग लगा दिया, कुछ करके, और वो पैसा दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया। तो उस पर लगाम लगाने की बात की जा रही है। उसके बाद जो मदरसाज हैं, इन मदरसाज को फॉर्मल स्कूल्स में बात करने की बात की जा रही है, क्योंकि जो मदरसाज हैं अक्सर यहाँ पे टेररिस्ट बनते हुए देखे जाते हैं, अक्सर यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। तो ये इस पर रोक लगाने की बात की जा रही है पाकिस्तान से। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये जो डिमांड है ये अक्सर पाकिस्तान के जो टेरर ग्रुप्स हैं उनके द्वारा बिल्कुल इन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, जिस वजह से आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है FATF की जो वॉच लिस्ट है उसमें 2008 से लेके 2012-15 के बीच में कंटिन्यूसली ये जो है ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। US ने अभी जो रिपोर्ट किया है कि जो टेररिज्म जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमेशा एक सेफ़ हेवन की तरह होता है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के को बुलाया था आतंकवादियों का घर, और ये बिल्कुल एक स्वर्ग बोल सकते हैं आतंकवादियों के लिए। इसे US ज़्यादा अपनी तरफ से पाकिस्तान पे स्टेप्स इसलिए नहीं लेता क्योंकि US का जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है वो अफ़गानिस्तान से अपनी जो आर्मी है, अपने आर्म्ड पर्सनल्स को निकालना चाहता है, तो उसमें उसे पाकिस्तान की हेल्प अक्सर चाहिए होती है। इस वजह से US ज़्यादा डायरेक्टली इसमें इंटरवीन नहीं करता है। अगर आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जैसे कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, ये सारे ग्रुप्स अक्सर अपनी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, अपने जो टेररिस्ट क्रिएट करते हैं इस खुलेआम यहाँ पाकिस्तान के अंदर। और अगर आप देखेंगे 26/11 का जो हमला हुआ इंडिया के अंदर, उसे हाफिज़ सईद के द्वारा अंजाम दिया गया, और इसकी वजह से पाकिस्तान ने पे बहुत सारे इसके सबूत भी दिए गए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने इन सब बारे में कोई भी मेजर सैंक्शंस नहीं लिए हैं हाफिज़ सईद के ऊपर। और इनफैक्ट छोटे छोटे एलिगेशंस लगाए टेररिस्ट आउटफिट को लेकर, और ये इल्ज़ाम लगाया कि ये इलीगल प्रॉपर्टी रखते हैं, इस वजह से इन पे जो है लगाम लगाई जाएगी। तो कोई मेजर जो अपने सैंक्शंस होते हैं वो नहीं लगाए जाते हैं आतंकवादियों के ऊपर वहाँ पे, जिस वजह से जाकिर उर रहमान लखवी, शाजिद मीर, जो जैश ए मोहम्मद के चीफ़ हैं, अज़हर महमूद, ये सारे लोगों पे इन लोग को ये खुले सांड की तरह पाकिस्तान के अंदर घूमते हैं और इंडिया के ख़िलाफ़ अनाप शनाप बकते हैं। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर अलकायदा के जो फाउंडर था उसे ओसामा बिन लादेन को शहीद का दर्जा दिया, मार्टिर का दर्जा दिया। तो ये आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस लेवल तक टेररिस्ट और टेररिज्म एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान जो कि हमेशा से जो है एक उसने अफ़गानिस्तान पीस डील में एक जो है काउंटिंग रोल प्ले किया है, जिस वजह से वो US का कहीं ना कहीं हमदर्द बना हुआ नज़र आता है। तालिबान लीडर्स जो है इसमें अक्सर पार्टिसिपेट करते हैं, और तालिबान आपको पता होगा अफ़गानिस्तान डील में तालिबान और US के बीच में एक डायरेक्ट डील हुई थी, जिसमें बात की गई थी कि अब US जो है डायरेक्ट अफ़गानिस्तान से अपने सारे जो आर्मी पर्सनल है वहाँ उनको निकालेगा, और जो वहाँ पे नॉर्मल जो तालिबान और जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है वही अब मिल के वहाँ की सरकार चलाएंगी। उसका नतीजा ये हुआ कि अब अफ़गानिस्तान जो है 3 भाग में बट गया है। एक तो जो जीते हैं
वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, वो जो प्रेसिडेंट है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, प्रेसिडेंट जो हारे हैं वो, और तालिबान, तीनों अपने अपने एरिया में रूल कर रहे हैं। तो ये कंडीशन हो गई है, कोई भी वहाँ पे जो आप बोल सकते हैं डेमोक्रेसी का जो है, बिल्कुल एक मजाक उड़ाया जा रहा है। इन सब में जो है पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से ही यूएस अक्सर जो है यू पाकिस्तान को एक मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करता है पाकिस्तान के ऊपर। यही कारण है कि एफएटीएफ जैसी ह्यूज, जिसमें बहुत बड़े सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर, वो नहीं लगते हुए नज़र आते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर यहाँ पे बात की जा रही है जम्मू कश्मीर डोमिसाइल, जो अब नया ये रूल आया है जम्मू कश्मीर में, जो नागरिकता प्रमाण पत्र जिसे आप बोलते हैं हिंदी में, वो दिया जाएगा अब लोगों को नया, बिल्कुल नए सिरे से। ये GS2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब से 370 और 35A को एब्रोगेट किया गया है, तब से कश्मीर के अंदर जो एक क्योस की कंडीशन बनी हुई थी कि अब किसे और मतलब सिटीज़न, वो जो वहाँ पे नागरिकता दी जाएगी। तो वो सबसे पहले अगर देखें जो नए डोमिसाइल रूल्स हैं, उसमें जो है जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जम्मू कश्मीर का था, उसे कहीं ना कहीं टर्मिनेट कर दिया गया है। और जो अब नए नए रीऑर्गेनाइज्ड यूनियन टेरिटरीज़ बनाई गई हैं जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख को, उनके जो है हिसाब से अब वहाँ पे लोगों को सिटीज़नशिप राइट्स दी जाएंगी। लेकिन इन सब में जो वहाँ पे रह रहे हैं लगभग 2 से 3 लाख लोग हैं, जो कि पाकिस्तान से आए हुए रेफ्यूजी हैं, सैनिटरी सफाई कर्मचारी हैं, जो कि अदर पार्ट्स इंडिया के अलग अलग शहरों से आके वहाँ पे बस गए हैं, जो गोरखास हैं, जो एज सोल्जर्स आए थे वहाँ पे इंडिपेंडेंस के बिफोर इंडिपेंडेंस में। इन सारे लोगों के लिए एक इशू क्रिएट हो गया है। लेकिन अब अगर देखें तो जो ये लोग अब परमानेंट एज अ, एक मिनट होल्ड करिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो ये लोग थे, ये लोग एज अ परमानेंट रेसिडेंट नहीं थे, एज पर स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। लेकिन अब इनका जो कंटिन्यूस डिनाइल होता हुआ आ रहा है, जिसकी वजह से इनकी जो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिक्स और इन सारी चीज़ों में एक उनके अंदर अस्थिर और असमर्थनीय जो है असमर्थनीय कंडीशन बनी हुई है। इनके पास इनको जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं प्रॉपर एजुकेशन के लिए, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट जॉब वगैरह नहीं मिलती है। तो अब आने वाले टाइम में इनकी जो कंडीशन है वो बेहतर होते हुए नज़र आएगी। जो जम्मू एंड कश्मीर जो अब स्पेशल पावर जो है वो डिफ़ाइन करती है कि जो वहाँ पे अब परमानेंट रेसिडेंट्स होंगे, जो वहाँ पे जिनके पास ज़मीन है, उनके पास एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट राइट्स हैं, वो सारी चीज़ें उनको दी जाएंगी। अब लेकिन अगर आप देखें जब से आर्टिकल 370, 30 और 35A को एब्रोगेट किया गया अगस्त 2019 के अंदर, मार्च 2020 का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें परमानेंट रेसिडेंट ऑफ स्टेट को जो है जम्मू कश्मीर के अंदर नए पूरे अपने डोमिसाइल रूल्स के हिसाब से दिया जाएगा। जो लोग जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो 15 साल से ज़्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहे हैं, उनको जो वहाँ की डोमिसाइल दिया जाएगा। साथ ही साथ जो 7 साल से ज़्यादा वहाँ पे रह चुके हैं, या फिर उन्होंने 10th या 12th के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है, एग्ज़ाम दिए हैं, और उसके बाद जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पे वो पढ़ रहे हैं यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर, वो एलिजिबल हैं अब डोमिसाइल ग्रांट करने के लिए। उन्हें अब डोमिसाइल मिल जाएगा, जो कि एक उन लोगों के लिए अच्छी खबर होगी। पहले बहुत ज़्यादा सिटीज़नशिप के ऊपर एक डिफरेंस देखने को मिलता था। जो वहाँ परमानेंट रेसिडेंट्स थे उनको तो सारी राइट्स मिलती थी, लेकिन जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको बहुत सारी राइट्स नहीं मिलती थी, जिस वजह से बहुत परेशानी उनको होती थी। एक मिनट जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट, सरकार की तरफ से जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं डोमिसाइल देने के लिए, इन सब की वजह से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, और जो
दूसरी पार्टीज़ ऑपोजिशन की हैं उन सबको जो लोकल पार्टीज़ हैं उनको इस सब से बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब जो लोकल जो वहाँ पे नेटिव लोग हैं उनकी जो एजुकेशनल राइट्स हैं, जॉब में राइट्स हैं, जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, उन सारी चीज़ों में एक उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। और यही बात वो उनको सबसे ज़्यादा अखर रही है, क्योंकि अब उनका कहना है कि अब नए लोगों को जो सिटीज़नशिप मिलने की वजह से उनकी जॉब्स खतरे में आ जाएंगी, उनका जो पॉलिटिकल स्टेटस है वो खतरे में आ जाएगा, उनकी जो एजुकेशनल स्टेटस है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में उनका जो पढ़ाई करने का जो अभी तक राइट था वो सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं छीन ली जाएंगी, ऐसा वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर हम देखें जम्मू कश्मीर रीजन जो है वहाँ पे अक्सर जो है लैंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लोकल पीपल को अक्सर बहुत ज़्यादा उसमें बेदखल करा जाता था, जो लोग बाहर से आए हुए होते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स हैं वो इन सब की वजह से एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन के शिकार होते हुए नज़र आएंगे, ऐसा ऑपोजिशन का बोलना है। तो जो कम्युनिटीज़ जो वहाँ पे ऑलरेडी रह रही हैं, जो वहाँ पे